हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग उन सारे सावधानियों के बारे में बात करेंगे जो हमें बीपीएससी 67th प्रीलिम्स भरने से पहले बरतनी चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वो गलतियां जो आप न करें ताकि आपका सिलेक्शन बाद में जाकर रुक न जाए। तो ऐसी गलतियों से हमें बचना है फॉर्म फिलअप करने के पहले और करते समय। तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। रही बात सिलेबस की और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, तो वो आप 67 प्रीलिम्स एंड मेंस प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियोस और वैसी स्ट्रेटेजी और जो सिलेबस है वो पूरा समझ सकते हैं। ओके। और बेसिक्स इस 67th की जो बेसिक्स जानकारियां हैं वो आपके पास अवेलेबल है। जैसा आप जानते हैं कि टोटल 555 वैकेंसीज हैं जिसमें 174 वुमेन रिजर्वेशन है। तो अब जो महत्वपूर्ण बात है उन पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता। बहुत सारे एक्सपीरियंस के माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन अपीयर्ड है वो क्या फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या। तो इसमें बता दिया है कि जो भी आवेदन भर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट भरना चाहते हैं आवेदन, तो उनका अंतिम तिथि यानी 5 नवंबर, आवेदन का जो अंतिम तिथि है 5 नवंबर तक आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। 5 नवंबर तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन एक और कंडीशन है कि जब मेंस का फॉर्म फिलअप होगा, जब मेंस का फॉर्म फिलअप होगा, आपका प्रीलिम में सिलेक्शन हो गया, मेंस का फॉर्म फिलअप होगा, तब आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी से जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और क्लियर कर देता हूं कि 5 नवंबर तक आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट आपका आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर अपीयर्ड हो आप फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस। और दूसरी चीज कि आपका जब मेंस एप्लीकेशन आएगा, मेंस के लिए जब एप्लीकेशन आएगा, आप प्रीलिम में सेलेक्ट हो जाते हो तो मेंस का जब एप्लीकेशन भरोगे तो उसका लास्ट डेट जब तक है तब तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास आउट का। ओके, रिजल्ट नहीं, सर्टिफिकेट। आरक्षण का दावा जो भी कर रहे हैं, जिनको भी आरक्षण का लाभ उठाना है, तो उन्हीं एस्पिरेंट्स को, उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास प्रमाण पत्र, उनका मतलब SC ST जो सर्टिफिकेट होता है उसके अलावा उनके पास जाति प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए। और स्थायी निवास यानी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी होनी चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट और आपका क्या बोलते हैं डोमिसाइल, ये दोनों होनी चाहिए। ये सिर्फ SC और ST के लिए है। EWS को ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना है, उनको बस EWS सर्टिफिकेट दिखाना होता है। ठीक है। महिलाएं जो है, महिलाएं बहुत सारी SC ST EBC BC में जो हैं, वो महिलाएं क्या करती हैं कि उनके सर्टिफिकेट पे पिता के नाम और पिता का एड्रेस होना चाहिए, पति का नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप पति के नाम पे एड्रेस बनाए हैं या पति के नाम से आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें जैसे किसको कितना कोड है वो तो आप देख लोगे कि शेड्यूल कास्ट का 2 है, ST का 3 है, EBC का है। आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आपके पास वो कोड आपको डालना होता है। ठीक है। और जो दिव्यांग है, अस्थाई दिव्यांग है, ठीक है, तो उनको अपना प्रमाण पत्र ये रिन्यू कराना होगा। अगर आप रिन्यू नहीं करा पा रहे हो और क्लेम करते हो तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर भी ध्यान रखें। अब आगे बात करते हैं EWS का। तो EWS में क्या है कि जो आपके अगर EWS सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है 2021 टू 2022, 2021 टू 22, तो वो EWS सर्टिफिकेट आपसे इस एप्लीकेशन में मांगा जा रहा है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। 67 का प्रीलिम का फॉर्म फिलअप करते समय जब जो भी नंबर या जो भी सर्टिफिकेट का नंबर आप दोगे वही मेंस में भी भरना पड़ेगा, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो, ठीक है, फॉर्म फिलअप करते समय जो भी आप प्रमाण पत्र का क्रमांक लिख रहे हो, वहां पे दे रहे हो नंबर्स,
वो नंबर आपको मेंस में भी, मेंस के लिए जब एप्लीकेशन आएगा तो यही नंबर देना है। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, खो नहीं देना है सर्टिफिकेट, एकदम रखिएगा संभाल के। ठीक है, तो और उसी समय, और आपका जब मेन इंटरव्यू होगा, जब मेन के बाद से आपका जो इंटरव्यू होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के समय भी ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगी जाएंगी। ठीक है, तो और मान लीजिए कि आप एप्लीकेशन अभी से ईडब्ल्यूएस के लिए फिलअप कर दिए, मतलब ईडब्ल्यूएस क्लेम कर दिए कि हम ईडब्ल्यूएस में हमको चाहिए रिजर्वेशंस, और आपने अभी तक बनाया नहीं है, या आप बनाओगे बाद में, आप सोच रहे हो कि फॉर्म फिलअप कर दिए बाद में बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी सर्टिफिकेट अगर बनाते हो तो पहले का बना होना चाहिए, फॉर्म फिलअप करने से पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं बाद में बनाऊंगा, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद बनाऊंगा, या प्रीलिम्स का डेट खत्म हो जाएगा तब बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते हो, आपका सिलेक्शन भी रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन बातों पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मामला है उस पर देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें आप जानते हैं कि जनरल कैंडिडेट यानी जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 600 रुपये, और जो SC ST हैं उनके लिए 150 रुपीज़। ठीक है, लेकिन वो केवल बिहार राज्य के लिए है। ठीक है, अगर आप अदर कंट्रीज, सॉरी अदर कंट्रीज नहीं, अदर स्टेट में रहते हो और आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट उस स्टेट का है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो। बिहार राज्य का स्थायी जो डोमिसाइल होता है वो होना चाहिए। ओके, और शायद डोमिसाइल का जो वैलिडिटी होता है वो 1 साल का होता है, पहले 6 महीना का था, अब 1 साल का हो गया है बिहार में। ठीक है, तो आप बिहार राज्य के SC ST हो तो ही आपको मिलेगा, आपको बिहार, आपके पास बिहार का कागज होना चाहिए। उसके बाद से जो रिजर्व और इन अनरिजर्व जो वुमेन हैं उनके लिए 150 लगेगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जो भी रिजर्व हो या अनरिजर्व वुमेन, जो 150 आप कंसेशंस ले रहे हो, कंसेशंस आपको जो मिल रहा है, आपके पास भी बिहार राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप मुंबई में रहते हो लेकिन सारा डॉक्यूमेंट्स, आप बिहार के हो लेकिन मुंबई में या कई और अदर स्टेट्स में रहते हो, तो आपके पास बिहार का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वहाँ का है, तो आप नहीं ये क्लेम कर सकते। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ ही लोगे, जैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% या उससे अधिक है उनके लिए 150 है, और बाकी सभी के लिए 600। ठीक है, तो ये पॉइंट पे भी ध्यान रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आगे जाके। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि हाँ, यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, यानी 30 तारीख से स्टार्ट हो गया है, और 5/11 तक आपका अंतिम तिथि होगा। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो फॉर्म फिलअप करते समय, ठीक है, और पेमेंट कर देते हो, तो आप मम्मी का नाम यानी पापा, मम्मी पापा का नाम एडिट नहीं कर सकते, अपना नाम एडिट नहीं कर सकते, आरक्षण कोटि ये सब एडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तब तक आप ये एडिट कर सकते हो। मान लीजिए कि नाम लिख दिए, पापा का नाम लिख लीजिए, मम्मी का नाम लिख दिए, ठीक है, पति का नाम लिख दिए, और उसमें एरर हो गया, ठीक है, और मैंने पेमेंट भी कर दिया, अब एरर हो गया है और पेमेंट भी हो गया है, तो भाई अब वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पेमेंट करने से पहले आप इन सारी चीज़ों को देख लें कि अपना नाम सही है कि नहीं, ठीक है, और पिता का या पति का नाम सही है कि नहीं, माता का नाम सही है कि नहीं, रिजर्वेशन कोटा में हम जो क्लिक किए हैं सही किए हैं कि नहीं, सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बोला है कि पेमेंट करने के बाद से एप्लीकेशन जब सबमिट किया जाता है, ठीक है, तो ये तो नाम, पता, पिताजी का नाम, पति का नाम, माताजी का नाम, रिजर्वेशन, ये तो एडिट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ और चीज़ें जो आप एडिट कर सकते हो, लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो एडिट। लेकिन कब, आपका लास्ट डेट कब है? 5 नवंबर को। अब 5 नवंबर का फॉर्म एंडिंग हो गया, मतलब एप्लीकेशन क्लोज हो गया, तो उसके 5 नवंबर को एप्लीकेशन एंड हुआ, तो 10 दिन तक यानी 15/11/2021 तक आपको समय दिया जाएगा कि आप एडिट कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शंस हैं, वो लोग
जो भी कंसेशन के लिए क्लेम किए हैं वो उन्हें एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी आप 150 रुपया भी दोगे, ठीक है, और एडिट भी करोगे तो इतना चुलबे ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि सारी चीज़ें जो खासकर जो कॉन्सेशनल एग्जामिनेशन फी दे रहे हैं तो उनके लिए देखना है कि आप सही सही डेटा पुट करो। ओके, तो इन पॉइंट पे भी आपको ध्यान में रखना है कि कुछ रह ना जाए। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि पेमेंट कर दिए, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से, और वो चाहते हैं कि हम रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करें। तो कर सकते हो, उसके लिए आपके पास ऑप्शन यही है कि आप उसको क्लेम करो। मतलब आप फॉर्म को आपको कैंसिल करना होगा, आपको दूसरा नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह से अप्लाई नहीं करना होगा, नहीं तो वो आपका डबल, जब आप डेटा जब मिलाया जाएगा तो आपका जो डबल एप्लीकेशन होगा तो आपका दोनों एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो उस रिगार्डिंग में क्या करना है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरीज में भर दिए हो तो आपको फॉर्म कैंसिल कीजिए, उसके बाद से उसी मोबाइल नंबर और ईमेल से फिर से रजिस्ट्रेशन करके फिर अप्लाई कीजिए। तो ये बात ध्यान में रखना है। लेकिन पैसा जो पहले जो कट गया है, जो भी 600 या जो भी हो, वो आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शनल पेपर बहुत सारे लोग ठीक से नहीं भरते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। भैया नहीं कर सकते हैं आप ऑप्शनल चेंज, तो ढंग से एकदम सोच समझ के, बहुत टाइम है, सोच समझ के ऑप्शनल चूज कीजिए। और रही बात कि इंग्लिश में लिख सकते हैं कि नहीं, हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये भी अभी भरना है, ठीक है। ये बाद में आप जाके सोचिएगा कि नहीं हमको हिंदी में देना है या हम हिंदी में लिख रही हैं तो अब इंग्लिश में देना है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो एप्लीकेशंस हैं, फ़ोटोज़ आप फॉर्म फिलअप करते समय जो दिए हो, और जो एप्लीकेशन पे नंबर, बार कोड, जो भी सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर जो भी आ रहा है उसको भी आप देखो कि वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं एप्लीकेशन पे, और फोटोज वगैरह सारी चीज़ें संभाल के रखनी है। हड़बड़ी में फॉर्म फिलअप नहीं करना है। आराम से ऑप्शनल के बारे में सोचिए, मीडियम्स के बारे में सोचिए कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए एंड देन फॉर्म फिलअप कीजिए। ये नहीं कि आपको एप्लीकेशन भरने में फर्स्ट आ जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।